गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाला जो 3 वीडियो हमने अपलोड किया उसमें जो भी टॉपिक्स दिया है वो सारे बाबू आपको समझ जाए कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमने रखा और छोड़ने का कोशिश इसलिए नहीं किया कि कहीं से वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं साथ। यही कारण था कि हमने सारे टॉपिक्स को पकड़ के चला। आज हम लोग देखेंगे अमोनिया का मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अमोनिया जो है वो क्या है, नाइट्रोजन का एक इम्पोर्टेंट आपका हाइड्राइड है। ओके, नाइट्रोजन का एक इम्पोर्टेंट हाइड्राइड है और उसका जो मैन्युफैक्चर है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय हेवर्स प्रोसेस। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है कि जब उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर या जब उसको मास स्केल में जब प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, मैन्युफैक्चर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अमोनिया का मैन्युफैक्चर जब हम लोग देखने जा रहे हैं तो कौन सा विधि द्वारा देखेंगे, तो हेवर्स प्रोसेस द्वारा, हेवर्स विधि। और जनरली हमेशा यही पूछा गया है बाय हेवर्स प्रोसेस। तो यहाँ पर कर सकते हैं बाय हेवर्स प्रोसेस। और आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रॉपर कंडीशन में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। और चूंकि यह एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, इस बात पर भी हमें जाना होगा। दूसरा, यहाँ पर कैटालिस्ट का भी उपयोग होगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि नाइट्रोजन and hydrogen combine in proper conditions, in proper condition to form ammonium NH3। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके या उपयुक्त अवस्थाओं में संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। यानी क्या हो गया कि नाइट्रोजन का एक इम्पोर्टेंट हाइड्राइड है आपका अमोनिया, और इसका जो मैन्युफैक्चर होता है वह आपका बाय हेवर्स प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हेवर्स प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है एक प्रॉपर कंडीशन में या एक उपयुक्त अवस्थाओं में एक दूसरे से संयोग करके क्या बनाते हैं, तो NH3 बनाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन को लिख सकते हैं NHN2 गैस प्लस H2 गैस, रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर 2NH3 आपका क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। और यहाँ पर Fe और मोलिब्डेनम यहाँ पर कैटालिस्ट लेते हैं और यहाँ पर कुछ मात्रा में आपका x किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, 24 कर सकते हैं, 24 पॉइंट कुछ होता है, 24.2 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, निकलती भी है यहाँ पर। ठीक है ना। 22.2 या 20.5 के आसपास एनर्जी क्या होती है, निकलती है। तो रिएक्शन को समझिए, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। यहाँ पर कैटालिस्ट क्या ले रहे हैं, Fe और मोलिब्डेनम ले रहे हैं और वहां पर हीट भी आपको ज्यादा निकल रही है। ठीक है, तो आपसे सीधे सीधी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अमोनिया को मैन्युफैक्चर का
डिस्कस कीजिए हेवर्स प्रोसेस। या पूछा जा सकता है कि हेवर्स प्रोसेस में अधिक से अधिक अमोनिया कैसे हम लोग पा सकते हैं, कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि यह रिवर्सेबल रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा लॉ पालन होगा, ली चैटरियल प्रिंसिपल का। और उसमें कहता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 वॉल्यूम आपका नाइट्रोजन है और 3 वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 2 वॉल्यूम मिल रहा है, घट गया। जितना आप चाह रहे हैं लेने के लिए उतना नहीं मिल रहा है, और साथ साथ एनर्जी भी निकल जा रही है। तो क्या उपाय है, तो ली चैटरियल प्रिंसिपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ली चैटरियल प्रिंसिपल। तो ली चैटरियल प्रिंसिपल में कहता है कि चूंकि रिएक्शन आपका क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन है, और अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो आपका रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है। तो कह सकते हैं कि सिंस इट इज ए रिवर्सेबल रिएक्शन, in which the volume of product is lesser than reactants। ठीक है। हेंस कह सकते हैं, हेंस on increasing the pressure of the system, more ammonia is produced, या प्रेशर ऑफ द सिस्टम देन कर सकते हैं, देन कहेंगे, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, which helps to the formation of more ammonia। Okay, since it is a reversible reaction in which the volume of product is lesser than reactant, hence on increasing the pressure of the system, then equilibrium shifts towards forward direction, which helps to the formation of more ammonia। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहां पर। ओके, तो हमने एक पहला एक्सप्लेनेशन दिया कि चूंकि यह आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ली चैटरियल प्रिंसिपल का क्या होता है, उपयोग होता है। तो ली चैटरियल प्रिंसिपल कहता है कि अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम अगर प्रोडक्ट के वॉल्यूम से क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब कि आपको जितना रिएक्टेंट लग रहा है उतना प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, तब ऐसे केस में अगर सिस्टम का अगर प्रेशर बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और अधिक से अधिक आपको अमोनिया प्राप्त हो सकती है। फिर इसका हिंदी हम कर देते हैं कि कह सकते हैं कि चूंकि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसमें
प्रतिफल का आयतन, प्रतिफल का आयतन अभिकारक के आयतन से बहुत कम है, बहुत कम है। अतः सिस्टम में प्रेशर को यानी दाब को बढ़ाने पर साम्य अग्रिम दिशा की ओर शिफ्ट होता है, जिससे अधिक अमोनिया बनेगा। ठीक है, यह प्राप्त होगा। ओके, तो यह आपका अर्थ हो गया यहाँ पर, इसको हिंदी में कर सकते हैं आप लोग। अब आते हैं दूसरा कंडीशन। एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है, आपके सिस्टम को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हीट को क्या करें, कम कर दें, टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो रिएक्शन हो रहा है उसके टेम्परेचर को क्या करें, रिड्यूस किया जाए, डिक्रीज किया जाए, तब अधिक से अधिक आपको अमोनिया क्या होगी, प्राप्त होगी। क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो भी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब कहेंगे कि नाउ दिस रिएक्शन is exothermic, hence on decreasing the temperature of the system, the equilibrium shift towards forward direction, ठीक है, and more ammonia is formed। ठीक है, अधिक से अधिक अमोनिया आपको प्राप्त होंगी। ओके, तो आगे इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां पर कर सकते हैं इसको कि अब चूंकि यह अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः सिस्टम का टेम्परेचर घटाने पर साम्य अग्रिम दिशा की ओर शिफ्ट करेगा, जिससे अधिक से अधिक अमोनिया प्राप्त
होगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर को घटा दिया। लेकिन आप जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें एक टेम्परेचर दिया था। अगर टेम्परेचर अगर सिस्टम का अगर घटा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को जिस गति से हो रहा है उस गति से हो, उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, Fe और मोलिब्डेनम लेंगे। Fe क्या है, उत्प्रेरक है, और मोलिब्डेनम क्या है, तो प्रोमोटर है। उसका जो Fe की एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप कह सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज in temperature of the system, the rate of reaction decreases. Hence catalyst like Fe and promoter Fe या पब्लिक मोलिब्डेनम ले लीजिए। Fe आपका कैटालिस्ट हो गया, मोलिब्डेनम आपका क्या हो गया, प्रमोटर हो गया। ठीक है ना। तो Fe और मोलिब्डेनम यानी कैटालिस्ट लाइक Fe मोलिब्डेनम is used to maintain the rate of reaction. Okay, तो यहां पर टेम्परेचर को क्या किया गया, घटा दिया गया। टेम्परेचर घटा दिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन घट गया। जब रेट ऑफ रिएक्शन, तो अब देखेंगे यहां पर, इसका हिंदी कर सकते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर घटाने पर अभिक्रिया की दर घट जाती है, जिसे बनाए रखने के लिए उत्प्रेरक Fe मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है। हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कंप्लीट कर लिए। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका रिएक्शन हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि अमोनिया का निम्नलिखित के साथ कैसा रिएक्शन होगा, उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो मालूम रहेगा तब ना। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन अमोनिया का रिएक्शन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, और एयर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, प्लेटिनम, यानी हवा के साथ कैसे करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग CO2 के साथ अगर देखें तो इसमें 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला जो कंडीशन है, क्या बोल रहा है कि ऑन द हाई प्रेशर ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑफ NH3 एंड CO2 यूरिया इज ऑब्टेन्ड। अगर अमोनिया और CO2 के मिश्रण को उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है,
तो आपको यूरिया प्राप्त होती है। जैसे NH3 + CO2 NH2 CONH2, इसी को हम लोग बोलते हैं यूरिया। ठीक है। फिर दूसरा क्या कंडीशन है कि ऑन पासिंग CO2 गैस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3, अमोनिया के जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3 अमोनियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। अगर CO2 को एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन के साथ में प्रवाहित करें, यानी एक्वस आपका जलीय अमोनिया विलयन में अगर CO2 का अगर प्रवाहित किया जाए तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोनेट प्राप्त होगा। किसका? तो अमोनियम। तो यहाँ पर NH3 + CO2 + H2O आपको क्या हो जाएगा? NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट आपको प्राप्त होंगे। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ अगर ट्रीट करें तो कॉपर सल्फेट के साथ क्या बोला गया कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू गिव ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड which is soluble in NH3 solution. This is due to the formation of cupramine sulfate which is soluble in water. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है क्यूप्रामीन। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अमोनिया का जलीय घोल कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया अगर करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का नीला अवक्षेप मिलेगा, यानी ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो अमोनिया विलयन में घुलनशील होता है और घुलनशील होने के कारण क्या बना लेता है? क्यूप्रामीन सल्फेट बना लेता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है कॉपर का। ऐसा होने के चलते ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर जल में क्या होगा? घुलनशील होगा। कौन? तो क्यूप्रामीन सल्फेट जो होता है वो जल में घुलनशील होने चूंकि होता है, और इसी कारण से यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी जलीय विलयन के साथ जब ट्रीट करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और यहाँ पर रिएक्ट करके आपका यह कंपाउंड बनाएगा। और यही आपका ग्रीन आपका प्रेसिपिटेट होता है। ग्रीन प्रेसिपिटेट यानी हरा आपका क्या हो जाएगा? अवक्षेप प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है एयर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? प्लेटिनम की उपस्थिति। ठीक है। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तीसरा आपका जो रिएक्शन है वो कर सकते हैं कि व्हेन द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर is heated in the presence of on the surface of platinum, then it gave नाइट्रिक ऑक्साइड क्या देता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्राप्त होगा। ठीक है। यानी NH3 + O2 आपको किस पर? तो प्लेटिनम आपका कैटालिस्ट हो गया, उसके सतह पर गर्म किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा NO + H2 H2O हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा 4 3 12। तो 4 से यहाँ पर गुना कीजिए, 4 से यहाँ पर 4 गुनी हो गया, 4 3 12। तो ये आपका हो गया 4 5, यहाँ 6 से गुना कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना? 6। तो 6 हो गया और 4 10, यानी 5 हो गया। ये आपका रिएक्शन हो गया। तो कंप्लीट हो गया आपका अमोनिया। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3 का मैन्युफैक्चर हम लोग देखेंगे। और इसका 2 आपका मेथड होता है। एक आपका होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जिसमें अमोनिया से आपको NH3 बनाया जाता है।
तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए कि अमोनिया से NH3 के मैन्युफैक्चर यानी निर्माण की प्रोसेस को लिखिए, तो मतलब वो आपका क्या है, आपका वो है आपका कौन सी ओस्टवाल्ड प्रोसेस। और एयर से जब बनाएंगे हवा से, तब वो आपका हो जाएगा क्या, बर्कलैंड-हाइट प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपका हम इसी वीडियो में हम लोग इसको जारी रखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे HNO3 का मैन्युफैक्चर ओस्टवाल्ड प्रोसेस को। यह जो है दो विधि द्वारा बनाया जा सकता है, ओस्टवाल्ड मेथड एंड बर्क आइलैंड प्रोसेस मेथड। ठीक है, दोनों में लमसम बहुत समानताएं हैं, अगर एक देख लीजिएगा तो दूसरे में आपको अंतर नहीं लगेगा। ठीक है, मात्र यहाँ पर रिसोर्सेस का अंतर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन द ओस्टवाल्ड प्रोसेस द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेक्स प्लेस, यानी 3 चरण होगा यहाँ पर। पहला चरण कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया जो है एक्सप्लोड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर। हवा का जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन में अमोनिया को एक्सप्लोड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, प्लेटिनम होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट। ठीक है, टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी सबसे पहला चरण क्या होगा कि अमोनिया को हवा के जो ऑक्सीजन है, मतलब कि हवा में जला दीजिए ऑक्सीजन को, अमोनिया को हवा में सीधे खुले में जलाइए। इस तरह से जो मिलेगा आपको किस पर, प्लेटिनम कैटालिस्ट पर। जब उसको गर्म करेंगे तब वो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, बनाएगा। यानी सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीकरण हवा के O2 द्वारा PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड आपको प्राप्त होता है। यानी 4NH3 + 5O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। यहाँ पर टेम्परेचर देखिए 973 से 1017 केल्विन और 6 से 7 आपका ATM प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब। क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। और जब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन से, ठीक है ना, यानी नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड हवा के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर के क्या देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। यह दूसरा चरण हुआ। पहला चरण में नाइट्रिक ऑक्साइड बना, अगर अमोनिया को हवा के ऑक्सीजन में उत्प्रेरक कौन सा होगा, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर जलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तब वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड मिला। और वही नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन द्वारा, कहाँ का ऑक्सीजन है, सोर्स क्या है ऑक्सीजन का, तो एयर है। ठीक है, तो एयर के ऑक्सीजन द्वारा फिर से वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया। यानी 2NO + O2 2NO2 हुआ। एंड फाइनली NO2 रिएक्ट विथ वाटर टू गिव NH3 HNO3। यानी अंततः या अंत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वाटर के संपर्क में आकर के रिएक्ट करके क्या देता है, तो HNO3 दे देता है। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। यानी 3NO2 + H2O 2HNO3 + NO। तो NO कहाँ जाएगा, फिर ऑक्सीजन द्वारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और फिर वो जल में इससे संपर्क होकर के क्या बना लेगा, आपका HNO3 में फिर चेंज हो जाएगा। यही प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ। अब एक देखते हैं, इसी का दूसरा मेथड आता है बर्कलैंड-हाइट प्रोसेस। तो यहाँ एयर का ऑक्सीजन लिया गया था, अमोनिया अलग से अपना जो स्रोत होता है वहां से हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या प्लेटिनम की उपस्थिति में हवा के ऑक्सीजन द्वारा अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो होगा बर्कलैंड-हाइट प्रोसेस में हवा में जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है उसी को एक्सप्लोड किया जाएगा, जलाया जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा।
और फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करके ऑक्सीडेशन चेंबर में भेजा जाता है, जहां पर वह ऑक्सीजन जहां पर है उस चेंबर में भेजा गया जहां पर ऑक्सीजन है, वहां पर फिर यह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीकृत होने के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद। जब NO2 जो निकलेगा ऑक्सीडेशन चेंबर से, अब उसको क्या करेंगे, वाटर के संपर्क में लाएंगे और HNO3 आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इस दौरान HNO3 भी मिलेगा, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रिक आपका एसिड भी मिलेगा और नाइट्रस एसिड भी मिलेगा HNO2, लेकिन चूंकि वो अनस्टेबल होता है वो फिर से ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर के संपर्क में आकर के क्या दे देगा, HNO3 दे देगा। दोनों में अंतर यही है, ठीक है ना, रिसोर्सेस का अंतर, ठीक है। यह कंप्लीट हो गया, लेकिन एक आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रह गया जो कि एक एग्जाम के व्यू से बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि HNO3 का रिएक्शन विभिन्न स्थितियों में यानी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर कॉपर के साथ और जिंक के साथ कैसे करता है, यानी गिव द रिएक्शन ऑफ HNO3 एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन विथ जिंक एंड कॉपर, यानी टोटल 5 रिएक्शन है, जिंक के साथ 3 रिएक्शन और कॉपर के साथ 2 रिएक्शन, 5 रिएक्शन है। 5 रिएक्शन अगर दिमाग में है एग्जाम तक तो आपका 2 नंबर आपका क्लियर है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा देखिएगा जब आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो हमेशा साल 2 साल पर ये क्वेश्चन या आपको दोहरा दिया जाता है, जिंक के साथ या कॉपर के साथ। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक लेंगे क्या, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्वेश्चन इसके पहले हमने बोला कि HNO3 का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर जिंक और कॉपर के साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो याद रखना है, जिंक के साथ 3 कंडीशन में रिएक्शन होगा और कॉपर के साथ 2 कंडीशन में रिएक्शन होगा। यानी जिंक जो है अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ यानी 6% HNO3 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आपका सिंपली आपका जिंक नाइट्रेट देगा, ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट देगा। लेकिन यहीं पर अगर 20% अगर HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या देगा, नाइट्रस ऑक्साइड देगा। क्या देगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, क्या देगा, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी जिंक रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 यानी 6% HNO3 रहे तब क्या देगा, तो जिंक नाइट्रेट देगा, यानी Zn प्लस 10 HNO3 यानी हो जाएगा 4 ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट बना। दूसरा क्या कंडीशन है, इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 यानी 20% तक डाइल्यूट है, तब यहाँ पर क्या मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O मिलेगा, यानी 4Zn प्लस 10 HNO3 4ZnNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर भी जिंक नाइट्रेट बनेगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि इट रिएक्ट विथ 70% यानी 70% आपको HNO3 यानी उसको कॉन्क बोल सकते हैं, कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, NO2 देगा, यानी Zn प्लस 4 HNO3 ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2। अब आते हैं कॉपर के लिए, तो कॉपर के केस में यह 2 रिएक्शन होता है। 2 रिएक्शन में मतलब एक ठंडा और क्या, डाइल्यूट HNO3 के साथ, और एक गर्म और कॉन्क HNO3 के साथ। तो क्या है कि कॉपर रिएक्ट विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, यानी कॉपर ठंडा और तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके NO देता है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। मतलब कि 3Cu प्लस 8 HNO3 3CuNO3 का होल ट्वाइस यानी कॉपर नाइट्रेट बना और नाइट्रिक ऑक्साइड बना। दूसरा केस क्या है कि कॉपर रिएक्ट विथ
हॉट एंड कोंक HNO3, हॉट एंड कोंक, गर्म और शांत HNO3 के साथ ये करके भी क्या देगा आपको, NO2 देगा। क्या देगा, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ NO2 देता है, यानी Cu प्लस 4 HNO3, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 NO2 है। ओके, तो आज यह वीडियो यहीं पर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। 35-40 मिनट का हो गया है, तो उससे ज़्यादा करना लेंदी होगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम भी इसके बाद आपको मिलेगा आपका HI का, दूसरा आयोडीन का आइसोलेशन सीवीड से कैसे करते हैं, समुद्री घास से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको HI और दूसरा आयोडीन का जो निष्कर्षण है, आइसोलेशन है सीवीड से, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।